उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं सबिया मंसूरी फाइनल ईयर के सेमेस्टर थर्ड के पेपर थर्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक ओजोन डिप्लीशन, एंटार्क्टिक ओजोन होल, कंट्रोल स्ट्रेटजीज फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन को इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। First of all, to understand this lecture, students must have basic knowledge about ozone layer, chain reaction, chlorofluorocarbon and radicals, and after completing this module, students will be able to understand mechanism of catalytic ozone depletion, information about Antarctic ozone hole, Montreal Protocol, control strategies for ozone layer depletion. जैसा कि हमने सेकेंड लेक्चर में समझा था कि व्हाट इज चैपमैन साइकिल, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि चैपमैन साइकिल इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिडनी चैपमैन प्रपोज्ड अ सीरीज ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, और उन्होंने मेनली 3 स्टेप्स दी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। वो स्टेप्स हैं इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले हम इनिशिएशन स्टेप देखेंगे। तो जो इनिशिएशन स्टेप है उसमें जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एटम। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही कंप्लीट होगी। जैसा कि दिया गया है स्लाइड्स में 120 नैनोमीटर टू 210 नैनोमीटर के बीच ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है चैपमैन साइकिल की, उसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम है वो कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम एम स्पीशीज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हाट इज एम। तो एम इस एक प्रकार की या तो नोबल गैस हो सकती है या फिर कोई इनर्ट गैस हो सकती है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी ताकि जो रिएक्शन है वो फीजिबल हो जाए, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट में बनेगा वो ओजोन गैसेस मिलेगी हमको, और प्लस हीट लिबरेट होगी। अब हमें पता है कि ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट की हीट है वो एम स्पीशीज एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो चैपमैन साइकिल होती है जिसमें ओजोन का प्रोडक्शन होता है, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर ओजोन का डिग्रेडेशन भी होता है। बट जो ओजोन का डिग्रेडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मीन्स ओजोन अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में फर्दर रिवर्सिबल वे में कन्वर्ट होती है तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की नीड होगी। और ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो है 220 नैनोमीटर टू 320 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर ये वेवलेंथ प्रोवाइड की जाती है तो ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन होगा। अगर ये वेवलेंथ कम मात्रा में प्रोवाइड की जाती है तो इसका जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो भी स्लो हो जाएगा। तो जितनी भी इनिशिएशन की स्टेप है, प्रोपोगेशन की स्टेप है, ये सब किस पे डिपेंड है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड है। अब जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन है, और अगर हमको इस चेन रिएक्शन को टर्मिनेट करना है तो इसके लिए भी थर्ड नंबर की स्टेप दी गई है, जिसमें कि अगर ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल जाते हैं, और ये भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक ओजोन डिप्लीशन। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 4 लेयर से मिलकर बना है, और वो जो 4 लेयर्स हैं वो है मेनली आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। अब हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है। तो जो ओजोन लेयर है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम 6 माइल्स टू 31 माइल्स, दैट इज फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। अब
ओजोन लेयर क्यों रिक्वायर है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट फिल्टर द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस। अब ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि हमको क्यों अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस की स्क्रीनिंग चाहिए। हमको इसकी स्क्रीनिंग क्यों चाहिए, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन है ये हार्मफुल टाइप की रेडिएशन है, और अगर इनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी तो इट विल कॉज स्किन कैंसर, और इट में डैमेज जेनेटिक मटेरियल्स, और भी इसके बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है ओजोन लेयर एक्ट्स लाइक एन अम्ब्रेला, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट से हम प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। बट ऐसा भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ कुछ दशकों से जो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन पावर है वो डिमिनिश हो गई है, यानी कि वो कम हो गई है, इसका डिस्ट्रक्शन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है, जो अम्ब्रेला है, उसमें होल हो गया है, इसका डिप्लीशन हो गया है। अब हम आगे के लेक्चर में समझते हैं कि क्यों ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, क्यों इसमें होल हो रहा है। हम आगे के लेक्चर में ब्रीफ में इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। नाउ हिस्ट्री एंड कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशंस, क्या क्या कारण है ओजोन लेयर डिप्लीशन के? तो मेनली ओजोन layer depletion is because of anthropogenic activities और the man-made activities। that means जितनी भी activities हैं जो human beings कर रहे हैं, जिसके disadvantages देखने को मिल रहे हैं, वो responsible है ozone layer depletion के लिए। और 1960s में जब सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन की बिगनिंग हुई, जब ये एयरक्राफ्ट लॉन्च होना स्टार्ट हुए, तब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि बिकॉज ऑफ सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन हमारी ओजोन लेयर में होल होना स्टार्ट हो गया है, इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है। और जो मेनली जो जो रीजंस है इसके डिग्रेडेशन के लिए, वो वेरियस टाइप्स के एक्टिव रेडिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल, एटॉमिक क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेडिकल्स। ये सारे जो रेडिकल हैं एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही लिबरेट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ये रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन। और अगर क्लोरीन और ब्रोमीन रेडिकल्स एमिट हो रहे हैं एनवायरमेंट में, तो बिकॉज ऑफ स्टेबल सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि क्लोरीन रेडिकल अगर एमिट होगा एनवायरमेंट, तो इसके पीछे जो रीजन है वो है एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स, अदर टाइप ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब हमको कैटेलिटिक ओजोन डिप्लीशन की कुछ स्टेप्स समझनी है। तो जो मैकेनिज्म है कैटेलिटिक ओजोन डिप्लीशन का, ये मेनली हम 5 स्टेप्स में समझ सकते हैं इसको। तो जो पहले टाइप का मैकेनिज्म है वो है कैटेलिटिक लॉस बाय हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल। और इसकी जब शुरुआत, इसकी जो स्टडी हुई थी वो 1950s में हुई थी। तो ऐसा माना गया था कि जो वाटर वेपर्स हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, इनका ये ब्रेक हो जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स में, और यही हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल है किस प्रकार ओजोन का डिप्लीशन करते हैं, हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से इनको समझते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनिशिएशन, सेकंड है प्रोपोगेशन, और जो थर्ड स्टेट है वो टर्मिनेशन है। तो सबसे पहले जो इनिशिएशन स्टेप है, जो एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होगी। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है। जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड रेडिकल्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोपोगेशन की स्टेप। तो अब इसमें क्या होगा, जो इनिशिएशन स्टेप में जो हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स जो मिले हैं वो कंबाइन करेंगे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, और एज अ रिजल्ट आपको अनदर टाइप ऑफ रेडिकल्स मिल जाएंगे, यानी कि HO2 रेडिकल्स मिल जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। अब फर्दर प्रोपोगेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो HO2 रेडिकल्स हैं वो कंबाइन करेंगे
ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ, और एज अ रिजल्ट हमको हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स मिल जाएंगे, प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे। अगर हम प्रोपोगेशन स्टेप का नेट रिजल्ट देखें तो यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल हैं ओजोन के वो कंज्यूम हो रहे हैं, और एज अ रिजल्ट जो तीन मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के वो लिबरेट हो रहे हैं। अब इसके बाद अगर हमको टर्मिनेट करना है, इस रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पार्टिसिपेटिंग एक्टिव रेडिकल्स हैं उनका हम क्या करा देंगे, रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन करा देंगे। तो टर्मिनेशन में जो OH रेडिकल है और जो HO2 रेडिकल्स हैं ये कंबाइन करेंगे आपस में, और एज अ रिजल्ट वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमको मिल जाएंगे, और ये जो कैटेलिटिक रिएक्शन है ये यही स्टॉप हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को, यानी कि कौन सी स्टेप स्लो होगी, कौन सी स्टेप फास्ट होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे OH रेडिकल में, तो ये जो स्टेप होगी वो स्लो स्टेप होगी। दैट मीन्स जो इनिशिएशन स्टेप है वो स्लो रिएक्शन है। आफ्टर दैट अगर OH रेडिकल का कन्वर्जन होगा HO2 रेडिकल में, या फिर HO2 रेडिकल का कन्वर्जन होगा OH रेडिकल में, तो ये दोनों ही प्रकार की रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। मतलब अगर दोनों रेडिकल्स का इंटर कन्वर्जन हो रहा है तो ये रिएक्शंस कैसी हैं, हमारी फास्ट रिएक्शंस है। दैट मीन्स प्रोपोगेशन स्टेप्स फास्ट होंगी। अब जो टर्मिनेशन रिएक्शन है ये भी एक प्रकार की स्लो रिएक्शन है। यहाँ पर दिया गया है कि अगर OH रेडिकल और HO2 रेडिकल अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जो कि टर्मिनेशन रिएक्शन में मिल रहा है। तो जो टर्मिनेशन रिएक्शन है वो भी स्लो है। दैट मीन्स इनिशिएशन और टर्मिनेशन दोनों ही टाइप की रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, जबकि जो प्रोपोगेशन रिएक्शन है वो कैसी है, आपकी फास्ट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कहाँ से आए। तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मीथेन गैस से आ सकते हैं। सपोज कीजिए अगर मीथेन गैस का लिबरेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ पर अगर मीथेन गैस का ऑक्सीडेशन होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन यहाँ पर टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमको वाटर वेपर्स मिल जाएंगे, और लाइट की प्रेजेंस में ये वाटर वेपर्स क्या होंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी, और एज अ रिजल्ट हमको हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स मिल जाएंगे। अब नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसकी ब्रेकिंग के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग के लिए। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स आएगा वो आएगा बाय द डिसोसिएशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या होता है कि एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में होती है, जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे डिसोसिएट होते रहते हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिबरेट करते रहते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल वे में भी जाती है, जैसा कि हम प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम आएगा ये पार्टिसिपेट करेगा आपके वाटर वेपर्स के ऑक्सीडेशन में। अब जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, यहाँ पर जो HO2 रेडिकल है और OH रेडिकल है यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब इस रिएक्शंस को अगर आपको स्टॉप करना है तो इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, टर्मिनेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी बिटवीन द OH रेडिकल एंड बिटवीन द HO2 रेडिकल, और एज अ रिजल्ट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं हमको वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप के मैकेनिज्म है वो है कैटेलिटिक लॉस बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए। तो 1960s में यूनाइटेड स्टेट और अदर कंट्रीज ने सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स की लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन हो रहा है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिएजेंट है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल।
रेडिकल। अब नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल कैसे आए? तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल है वो आए हैं बाय द डिसोसिएशन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का इंजन होता है वहां पर काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, और इस हाई टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन गैस है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसका कन्वर्जन हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल, नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल में। अब इसके बाद जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स मिलेंगे ये रैपिडली डिसोसिएट करेंगे हमारी ओजोन लेयर को। अब किस तरीके से ये डिसोसिएट करेंगे, तो आइए कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल है वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं आपकी ओजोन लेयर से, ओजोन मॉलिक्यूल से, और इसके बाद एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल जाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल में, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का रिलीज भी हो जाएगा साथ में। ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेयर का डिग्रेडेशन हो रहा है। अनदर टाइप का भी एक मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल बनेंगे उस मैकेनिज्म के थ्रू, और किस प्रकार वो ओजोन लेयर को डिग्रेड करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो आपके ओजोन लेयर है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन के बीच। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, और एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये जितनी भी सीक्वेंसेस है ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, और इनके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा ओजोन डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इस स्टेप को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो इसके लिए जो एक्टिव रिएजेंट्स है, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल है या फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी स्टेबल कंपाउंड में। तो एक रिएक्शन दी गई है नीचे, इसमें क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल हैं, अगर ये कंबाइन करें हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एम स्पीशीज, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके नाइट्रिक एसिड में, और एम स्पीशीज तो आपकी लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट के इलेक्ट्रॉन या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल का मैकेनिज्म भी कंप्लीट होता है। आइए फर्दर हम डिस्कस करते हैं अनदर टाइप का मैकेनिज्म। अब जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है कैटालिटिक लॉस बाय क्लोरीन रेडिकल। अब क्लोरीन रेडिकल किस प्रकार से डिग्रेडेशन करेंगे ओजोन लेयर का, तो 1974 में मारियो मोलिना और शेरवुड रोलैंड ने एक स्टडी की थी लेबोरेटरी में, और उन्होंने उससे जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि जो क्लोरीन रेडिकल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लिबरेट हो रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिग्रेडेशन के लिए। बट एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया था कि क्या किया जाए, क्योंकि उस टाइम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक बहुत ही यूजफुल इंडस्ट्रियल केमिकल था। कई पर्पसेस के लिए इसका यूज हो रहा था। इसका फर्स्ट टाइम जो उपयोग हुआ था वो 1930s में हुआ था, और इसके बाद से इसका कंटिन्यूअसली यूज होने लगा था। तो जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचने लगे थे कि किस प्रकार से हम ये क्लोरीन रेडिकल्स को सब्स्टिट्यूट करें जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज हो रहे हैं, किस प्रकार से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को सब्स्टिट्यूट करें। और एक और दूसरा क्वेश्चन था कि हम किस प्रकार से ओजोन का डिग्रेडेशन स्टॉप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन किस तरीके से स्टॉप किया जाए, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स था उस टाइम का, और इसका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और 1970s से लेकर 1980s के बीच में जो एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंसंट्रेशन था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। इसका जो कंसंट्रेशन था वो 2 से 4
4% एटमॉस्फेयर में बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो कंटिन्यूअसली बहुत ही ज्यादा स्पीड से डिग्रेड होती जा रही थी। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो रिएक्शंस होती हैं, जो क्लोरीन रेडिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए, तो इनका एक ब्रांड नेम है जिनको हम डाइफ्लोरोकार्बन्स भी बोलते हैं, और इनका जो ट्रेड नेम, जिस ट्रेड नेम से इनको जाना जाता है वो है CFC12। और जैसे ही डाइफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में आता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, क्लोरीन रेडिकल्स को लिबरेट कर देता है, और एज अ रिजल्ट हमको मिलता है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन नाम का कंपाउंड। अब क्या होता है, जो क्लोरीन रेडिकल्स मिले हैं हमको प्रीवियस रिएक्शन से, यही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिग्रेडेशन के साथ। बिसाइड्स दिस अनदर टाइप ऑफ रेडिकल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। वो रेडिकल्स हैं आपके CLO रेडिकल्स। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है और CLO रेडिकल है, ये मिलकर ही CLOX फैमिली का पार्ट है। और आगे फर्दर क्या होगा कि जो क्लोरीन रेडिकल प्रीवियस रिएक्शन से लिबरेट हुए हैं, ये कंबाइन करेंगे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, और एज अ रिजल्ट CLO रेडिकल मिलकर बनेंगे, और साथ में रिलीज हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस। अब नेक्स्ट स्टेप में जो CLO रेडिकल बने हैं, ये कंबाइन करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और ये देंगे क्लोरीन रेडिकल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन रेडिकल का अगेन रीजनरेशन हो गया, और ये जो कैटेलिटिक मैकेनिज्म वाली स्टेप है, ये कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती रहेगी। अब इसके बाद अगर आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टॉप करना है, तो इसके लिए जो क्लोरीन रेडिकल है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी स्टेबल टाइप के कंपाउंड में। तो इसके लिए अगर क्लोरीन रेडिकल की रिएक्शन अगर मीथेन के साथ हम करवा देते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर में मीथेन प्रेजेंट है और क्लोरीन रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या मिल जाएंगे, HCl कंपाउंड मिल जाएंगे, प्लस मिथाइल रेडिकल्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें अगर CLO रेडिकल है, अगर इसकी रिएक्शन हम करवा दें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ M स्पीशीज, दैट इज एनर्जी एब्सॉर्बिंग स्पीशीज, तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल जाएंगे, क्लोरीन नाइट्रेट टाइप का स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये जो कैटेलिटिक मैकेनिज्म है, ये स्टॉप हो जाएगा, यहीं पर ये सारे मैकेनिज्म का टर्मिनेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टाइप ऑफ कंपाउंड। अब जो फोर्थ टाइप का मैकेनिज्म है, वो है सेल्फ रिएक्शन ऑफ CLO रेडिकल। हमने प्रीवियस मैकेनिज्म देखा था जिसमें क्लोरीन रेडिकल और CLO रेडिकल दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया कि अगर CLO रेडिकल का डाइमर फॉर्मेशन हो जाए, तो ये भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्टडी 1980s में हुई थी, जब एंटार्क्टिक ओजोन होल के बारे में पता चला, और साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की और ये पता लगाया कि अगर CLO रेडिकल्स का डाइमर फॉर्मेशन हो जाए, इनकी सेल्फ रिएक्शन हो जाए, तो ये भी ओजोन लेयर के लिए ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फैक्ट जो कंफर्म हुए थे, ये सैटेलाइट डेटा से कंफर्म हुए थे। आइए हम कुछ आगे स्टेप्स डिस्कस करते हैं अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो सबसे पहले जो स्टेप है, इसमें क्या होगा, जो CLO रेडिकल वो सेल्फ रिएक्ट करेगा CLO रेडिकल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम एनर्जी एब्जॉर्बिंग स्पीशीज। मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि ये जो M है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग स्पीशीज है, ये किसी भी प्रकार की नोबल गैस हो सकती है जैसे कि आर्गन, हीलियम, या फिर किसी भी प्रकार की कोई इनर्ट गैस हो सकती है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा ClOOCl प्लस M। इसके बाद अब रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं, हो सकता है इसका जो क्लीवेज हो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जबकि जो ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड है यहाँ पर ये वीकर बॉन्ड है। तो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में इस डाइमर का क्लीवेज होगा, तो ये OCl बॉन्ड से क्लीव होगा, यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन के बॉन्ड का क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा, ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। और एज अ रिजल्ट जो रिजल्टिंग रेडिकल मिलेंगे वो मिलेंगे ClOO रेडिकल
प्लस क्लोरीन रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ClOO रेडिकल है वो इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्बिंग स्पीशीज कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल में प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद जो बनने वाले क्लोरीन रेडिकल है, जैसा कि हम प्रीवियस मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से क्लोरीन रेडिकल पार्टिसिपेट करते हैं फॉर ओजोन डिग्रेडेशन, सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ और एज अ रिजल्ट आपको मिल जाएंगे ClO रेडिकल प्लस ऑक्सीजन। ये ClO रेडिकल फर्दर डिग्रेड कर सकता है आपकी ओजोन लेयर को, है ना। अब हम इसका कैटालिटिक मैकेनिज्म कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम नेक्स्ट मैकेनिज्म इसका डिस्कस करते हैं। अब जो लास्ट मैकेनिज्म है वो है कैटालिटिक लॉस बाय ब्रोमीन रेडिकल्स, बट ये एक रेयर टाइप का मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म तभी पॉसिबल होगा अगर कोई ब्रोमीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। लेकिन इस मैकेनिज्म को प्रोसीड करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए ClO रेडिकल या फिर क्लोरीन रेडिकल की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये कंप्लीट मैकेनिज्म इन रेडिकल्स की प्रेजेंस में ही कैटेलाइज होगा, इन रेडिकल्स की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाएगा। अब स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं इसकी। अगर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन रेडिकल है तो सबसे पहले तो वो ओजोन लेयर को डिग्रेड करेगा और ClO रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ये स्टेप की वजह से ये जो अगर ब्रोमीन रेडिकल्स है एटमॉस्फेयर में तो वो भी क्या करेंगे, ब्रोमीन रेडिकल्स भी ओजोन लेयर को डिग्रेड करेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा, BRO रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब अगर इस रिएक्शंस को टर्मिनेट करना है तो एट लास्ट क्या होगा, जो ClO रेडिकल है और जो BRO रेडिकल है वो आपस में कंबाइन करेंगे और यहाँ पर आपको ब्रोमीन और क्लोरीन के एटम मिल जाएंगे प्लस आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा साइंटिस्ट ने स्टडीज के बाद ये बताया कि ये जो ClO रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब जो सेल्फ रिएक्शन है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि इसका जो रेट है इसका ज्यादा है। डेट मीन्स इसका जो ओजोन डिप्लीशन का रेट है वो अबाउट 70% है, जबकि जो ब्रोमीन रेडिकल रिएक्शन है दैट मीन्स जो BRO प्लस ClO मैकेनिज्म है इसका जो रेट है वो स्लो है। दैट मीन्स इसके जो चांसेस हैं वो सिर्फ 30% चांसेस है इसके। अब हम हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिक ओजोन होल। तो एंटार्क्टिक ओजोन होल के बारे में 1985 में साइंटिस्ट को और साइंटिफिक कम्युनिटीज को पता चला था और इस काम में जो साइंटिस्ट जुटे हुए थे वो थे फ्रॉम ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे। ये बहुत ही एक वर्ल्ड लीडिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोलर रीजन का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जिन साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिक ओजोन होल की डिस्कवरी में काम किया था वो थे साइंटिस्ट जो फरमन, ब्रियन गार्डिनर एंड जोनाथन शैंकलिन। एंड जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ओजोन होल हो जाता है, तो यहाँ पर एक स्केल दिया गया है जिसमें जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो DU यानी कि डॉप्सन यूनिट में इसका मेजरमेंट होता है। अगर आपको पर्पल कलर का या फिर ब्लू कलर का कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि ओजोन लेयर की थिकनेस बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, यानी कि 110 के आसपास, 200 डी डॉप्सन यूनिट के आसपास है इसकी थिकनेस। और जो हाईएस्ट रेंज है वो अप्रोक्स 500 डॉप्सन यूनिट, यानी कि जो ऑरेंज कलर से शो हो रही है स्केल पे वो अप्रोक्स 500 डॉप्सन यूनिट के आसपास है। अब यहाँ पर आपको इमेज में ये दिखाई दे रहा है कि आपको एक ब्लू कलर का, पर्पल कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, यही ओजोन होल है जो कि एंटार्क्टिका में प्रेजेंट है। और जो इसकी यहाँ पर जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस 110 और 200 के अप्रोक्स हो गई है। और ये जो ओजोन होल है एक्चुअली ये एक थिन स्पॉट है, एक ये थिन लेयर का स्पॉट है जहां पर ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो एंटार्क्टिका में जो ओजोन होल क्रिएट हो गया है ये पूरे कंप्लीटली
होल ईयर दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ सितंबर और अक्टूबर मंथ में ही दिखाई देता है। अब साइंटिस्ट को इसका रीजन नहीं पता कि व्हाई इट सो हैपन कि ये जो ओजोन होल है ये सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ही दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब जैसे ही साइंटिफिक कम्युनिटीज को ओजोन होल के बारे में पता चला तो एक पैनिक कंडीशन क्रिएट हो गई अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सवाल उठ गया कि कैसे ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की जाए, कि क्या क्या रीजन है इसके डिग्रेडेशन के लिए। तो जब स्टडी करना था तो हालांकि जो 1985 में ओजोन होल की डिस्कवरी हुई, बट जो डेटा कलेक्शन का काम है वो पिछले कई वर्षों से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि थिकनेस मेजरमेंट और कई सारी रिसर्चेस हो रही थी ओजोन लेयर के बारे में। और इस ओजोन लेयर की स्टडी के लिए 1979 में नासा ने सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था यूएस निम्बस 7, जिसके थ्रू प्रॉपर ओजोन लेयर की थिकनेस मेजरमेंट की जाती थी। और जब ओजोन होल यानी कि जैसे ही ओजोन का डिग्रेडेशन हो गया तो एट दिस टाइम जो ओजोन होल की थिकनेस थी, दैट मीन्स ओजोन लेयर की थिकनेस थी, वो थी 220 डॉप्सन यूनिट। और ये जो यूएस निम्बस निम्बस 7 सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग हुई थी ये नासा और एनओएए के कोलैबोरेशन में हुई थी। यानी अब एनओएए यहाँ पर नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और नासा और एनओएए ने मिलकर ही इसकी लॉन्चिंग की थी और फर्दर कई सारे काम किए रिगार्डिंग ओजोन होल and regarding regeneration of the ozone hole. अब ये समझना जरूरी है कि ये जो एंटार्क्टिक ओजोन होल है इसका एग्जिस्टेंस किस प्रकार का है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो एंटार्क्टिक ओजोन होल है ये कम्प्लीटली होल ईयर दिखाई नहीं देता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच दिखाई देता है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट्स में। अब ऐसा क्यों होता है तो मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ अबाउट एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट्स, कि यहाँ पर एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट्स में दो ही सीजन है, एक सीजन है विंटर और दूसरा सीजन है समर। तो जो विंटर सीजन होता है वहां पर वहाँ 6 मंथ विंटर सीजन होता है और 6 मंथ समर सीजन होता है। और जो विंटर सीजन के 6 मंथ होते हैं वहां पर सनराइज नहीं होता है, जबकि जो समर सीजन के 6 मंथ होते हैं वहां पर सनराइज होता है। और जो समर सीजन से उन्हीं में ही कुछ मंथ हम स्प्रिंग सीजन में कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड द अक्टूबर कम्स अंडर स्प्रिंग सीजन। और यही वो टाइम पीरियड है जहां पर जो ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन है वो फास्ट हो जाता है। अब ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन होल है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पर, तो ये एक प्रकार का सीजनल वेरिएशन है जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में ही होता है। ये बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन था फॉर द साइंटिस्ट दैट व्हाई द ओजोन होल अपीयर्स ओनली इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड मिड ऑफ अक्टूबर। अब बाद में कई सारी रिसर्चेस से ये पता लगाया साइंटिस्ट ने कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है यानी कि इन द मंथ ऑफ सितंबर, जैसे ही सितंबर मंथ स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है। जो विंटर सीजन होता है तो वहां पर कई सारे आइस के क्लाउड्स जनरेट हो जाते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही सन निकलता है जो वहां का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सन जो आइस के क्लाउड्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन क्लाउड्स को बोला जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और ये जो पीएससीज हैं इनका जो दूसरा नाम है इनको नेक्रियस क्लाउड्स भी बोला जाता है और मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स भी बोला जाता है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सरफेस होता है आइस क्लाउड्स का वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इनका सरफेस वाटरी हो जाता है और एक मिरर लाइक अपीयरेंस मिल जाता है। और इस मिरर इफेक्ट की वजह से जो रिएक्शन है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, रेडिकल रिएक्शन है, उसका जो रेट है वो एक्सट्रीमली फास्ट हो जाता है। यानी कि जो मिरर इफेक्ट है इस रेडिकल केमिस्ट्री को क्या कर रही है, कैटेलाइज कर रही है। और ये जो कंडीशन है वो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि यहाँ पर जो एक सिंगल रेडिकल अगर क्लोरीन का लिबरेट हो रहा है तो वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिग्रेड कर सकता है बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ चेन रिएक्शन। तो इन दिस रिगार्ड
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है इस कंडीशन में एंटार्क्टिक ओजोन होल के लिए। अब हम एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर एक मैप प्लॉट किया गया है बिटवीन द ओजोन होल एरिया एंड द टाइम पीरियड। अब ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये 1986 के डेटा को लेकर किया गया है, और जो 1986 का डेटा है यहाँ पर ये रेड ब्रॉड लाइन से आपको शो किया जा रहा है, और जो 1985 का डेटा है वो ब्लू सॉलिड लाइन से आपको शो किया जा रहा है। अब ये जो पूरा कंप्लीट ग्राफ है इसका कंपैरिजन पास्ट 10 इयर्स के डेटा से किया गया है। तो एक एवरेज लिया गया है 1979 से लेकर 1988 ईयर के बीच का, और इसको प्लॉट किया गया है डैश ग्रीन लाइन से, और मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन भी शो की गई है यहाँ पर ब्लैक सॉलिड लाइन से। जो रेड कलर की लाइन से देखिए ये 1986 का डेटा है, और ये जो ग्राफ है क्लियरली दिखा रहा है जो रेड कलर की आपकी जो लाइन्स है इनकी जो पीक्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। दैट मीन्स यहाँ पर जो ओजोन होल का एरिया है वो बढ़ने लगा है। और अब इसके बाद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर देखिए यहाँ पर आप, तो जो ओजोन होल का एरिया है वो मैक्सिमम हो गया, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशन आ गई है। इसके बाद जो ओजोन होल का एरिया है इन द लास्ट ऑफ अक्टूबर ये डिग्रेड होने लगेगा, और आपको नवंबर में एक मिनिमा की कंडीशंस मिल जाएगी, यानी कि जो ओजोन होल का एरिया है वो मैक्सिमम है सितंबर और अक्टूबर मंथ में। अब हम 1985 के डेटा की स्टडी करें जो कि ब्लू सॉलिड लाइन से शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन मिलेगी। यहाँ पर भी जो ओजोन होल का एरिया है वो सबसे हाईएस्ट सितंबर और अक्टूबर मंथ में ही दिखाई देगा। अब इसके बाद अगर हम एवरेज लें फ्रॉम द 1979 टू 1988, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन है ये भी सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आपको शो कर रही है। हाँ, हालांकि जो ओजोन होल का एरिया है वो एवरेज लेने की वजह से समवॉट कम है, लेकिन आपको सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा मिल रहा है कि जो ओजोन होल का एरिया है वो मैक्सिमम है सितंबर और अक्टूबर मंथ में। अब हम ब्लैक कलर की सॉलिड लाइन से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन आई है, तो जो मैक्सिमा आया है वो अक्टूबर मंथ में ही आया है, और जो मिनिमा आया है वो नवंबर मंथ में ही आया है, और जो इंक्रीज ऑफ होल एरिया स्टार्ट हुआ है वो एट लास्ट ऑफ अगस्त स्टार्ट हुआ है आपका। तो इस डेटा से क्लियर हो रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में ही आपको एंटार्क्टिक ओजोन होल दिखाई देगा। अब ओजोन होल की मेजरमेंट किस प्रकार से हुई, किन किन तरीकों से उसको मेजर किया गया है, कौन कौन सी सैटेलाइट्स को यूज किया गया, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया, ये डिस्कस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो ओजोन होल की स्टडी बहुत ही प्रीवियस टाइम से की जा रही थी, जब एंटार्क्टिक ओजोन होल की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी उससे पहले ओजोन होल की स्टडी की जा रही थी। साइंटिस्ट इस बारे में स्टडी कर रहे थे, और सबसे पहले तो कुछ ग्राउंड बेस्ड और बलून बॉर्न इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता था। और NOAA जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्या NOAA क्या क्या है, तो NOAA साउथ पोल स्टेशन ने एक डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से 1961 से उसका टोटल ओजोन कॉलम की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1961 में डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया गया। इसके बाद एंटार्क्टिक ओजोन होल की स्टडी स्टार्ट हो गई, नासा ने ये काम किया 1970 से। 1970 में निम्बस 4 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई, उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ निम्बस 4 सैटेलाइट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था बैक स्कैटर यूवी इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम BUV इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ अपग्रेडेड वर्जन आए, जैसे कि निम्बस 4 सैटेलाइट के बाद निम्बस 7 सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग हुई। इसके बाद जो अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया वो थे सोलर बैकस्केटर अल्ट्रा वायलेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि SBUV इंस्ट्रूमेंट और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसके बाद नासा ने क्या किया, जब उसको ओजोन होल के बारे में कुछ जानकारी मिली तो 1976 में नासा ने एक ओजोन प्रोसेसिंग टीम का गठन किया। इस टीम का काम था
to collect the data from the different types of instrument who were recording the thickness of the ozone layer. और ये जो काम किया गया with the help of some kind of science advisory team के द्वारा ये काम किया गया। अब हम कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के, यानी कि क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो हम दो तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन के दुष्प्रभाव डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट इफेक्ट्स देख सकते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट, यानी कि यूवी विजिबल रेडिएशन से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले जो जो डायरेक्ट चेंजेस होंगे वो क्लाइमेटिक कंडीशन में होंगे। अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होगी लाइट रेडिएशंस की तो क्या होगा, जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर में, जिसकी वजह से जो एसिडिक रेन है उसकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी। अगर इससे क्या होगा, बहुत ही दयनीय परिणाम आपको मिलेंगे, बहुत वर्स्ट रिजल्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से बहुत, जैसे कि हमने एसिड रेन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द वेजिटेशन ऑन द अर्थ, इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द लंग्स। तो जो एयर पॉल्यूशन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी एसिड रेन की वजह से, और जो वेजिटेशन है लैंड पर इसका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा फास्ट रेट से, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और बहुत सारी लंग्स एसोसिएटेड डिसीजेस भी हो जाएंगे जैसे कि ब्रोंकाइटिस, और इसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेस, बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट हो जाएंगी। अब हम कुछ डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के। तो यहाँ पर जो यूवी विजिबल बी रेडिएशन की स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से इसके डायरेक्ट जो इफेक्ट्स पड़ेंगे वो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर पड़ेंगे। अब ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है इसमें क्या होगा, जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाएगी, इसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर आप वैक्सीनेशन भी करेंगे तो वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल यूवी बी रेडिएशंस। और इसकी वजह से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी राइज हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, और आईज भी डैमेज होने लगेंगी, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जैसे कि कैटरैक्ट्स एंड ब्लाइंडनेस। और जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स है जैसे कि प्लास्टिक और रबर, इनका भी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो फास्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हार्मफुल यूवी विजिबल रेडिएशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल फूड चेन है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द यूवी विजिबल रेडिएशंस, हार्मफुल यूवी विजिबल रेडिएशंस। और अगर फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो दैट मीन्स जो भी वेजिटेशन है, जो भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका जो सर्वाइवल है वो भी अर्थ पर डिफिकल्ट हो जाएगा। Now it was the moment of proud for these three scientists जब उनको नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1995 में अवार्ड हुआ था। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था फॉर दियर वर्क इन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली कंसर्निंग इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लैब में ये वर्क किया जिससे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से क्लोरीन रेडिकल जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज हो रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओजोन लेयर डिग्रेडेशन के लिए। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया वो उनका कंप्लीट नेम था पॉल जी क्रटजन फ्रॉम मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री मेंस जर्मनी। जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर मारियो जे मोलिना from Department of Earth's Atmospheric and Planetary Sciences and Department of Chemistry MIT। और जो थर्ड साइंटिस्ट थे इनका नाम था प्रोफेसर एफ शेरवुड रोलैंड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन यूएसए। इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है फॉर आइडेंटिफाई द रोल ऑफ क्लोरीन रेडिकल्स which are releasing from क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उन्होंने जो भी लैब में वर्क किया 1974 में इस काम को उन्होंने पब्लिश किया एक प्रेस्टिजियस जर्नल में। इसके बाद जैसे इनका रिसर्च वर्क कई साइंटिफिक कम्युनिटीज को पता चला
तो एक पैनिक कंडीशंस क्रिएट हो गई, क्योंकि सब बहुत ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि एक तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल था, जिसका यूज कई प्रकार के रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग काम में किया जा रहा था। दूसरी तरफ से ओजोन लेयर, जो कि अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो साइंटिस्ट को या फिर एनवायरमेंटल कम्युनिटीज को ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को किस तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट सर्च करें, ताकि जितने भी जो इंडस्ट्रियल वर्क हैं वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रहें। साइमल्टेनियसली ओजोन लेयर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आफ्टर द रिसर्च ऑफ दीज प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल कम्युनिटीज को ये पता चल गया था कि किस तरीके से क्लोरीन रेडिकल बहुत ही हार्मफुल है हमारे हमारे एनवायरमेंट के लिए। और जो इनका जो रिसर्च वर्क था, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक बिग सक्सेस थी साइंटिफिक कम्युनिटीज में, क्योंकि अगर जो उनका डेटा था, इससे हम किसी सब्स्टिट्यूट को भी सर्च कर सकते थे इन फ्यूचर, ताकि ओजोन लेयर डिग्रेडेशन को स्टॉप किया जाए। और इन उन इन्हीं इनके इसी वर्क की वजह से जो स्वेडिश एकेडमी थी, उसने ये डिसाइड किया कि ये जो तीनों साइंटिस्ट जो क्लोरीन रेडिकल के कंप्लीट मैकेनिज्म पर लैब में काम कर रहे हैं, इनको 1995 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री अवार्ड किया जाए। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार का मोस्ट सक्सेसफुल ग्लोबल एग्रीमेंट है, जिसको वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया था। इसको जो लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट किया गया था, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे वो 15 सितंबर 1987 में बनाए गए थे, रिगार्डिंग यूज ऑफ सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ही हार्मफुल था हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, तो किस प्रकार से इसको यूज किया जाए, किस प्रकार से किस किस वर्क में इसको बैन किया जाए, किस प्रकार से इसका यूज कंट्रोल किया जाए, ये सारी जो गाइडलाइन थी वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने भी डिसाइड की थी। अब इसकी जो सक्सेस हिस्ट्री है, वो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करती है। दैट मीन्स जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्रीमेंट रहा होल वर्ल्ड में। और इन दिस रिगार्ड, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही मार्च 1989 में 12 यूरोपियन कम्युनिटीज की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज है, जो उसका प्रोडक्शन है, उसको कम्प्लीटली बैन कर देंगे। और ये एकमात्र इतनी सक्सेसफुल यूएन ट्रीटी थी, जिसको वर्ल्ड की हर कंट्री ने एक्सेप्ट किया, और अभी भी इसके रूल्स रेगुलेशन हर कंट्री फॉलो कर रही है। और अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी डिसाइड किया गया था कि 2010 तक हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सारी डेवलपिंग कंट्रीज से एलिमिनेट कर देंगे, ताकि ये जो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये कम हो जाएं। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, साइंटिस्ट ने इसके क्या क्या सब्स्टिट्यूट सर्च किए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो मोस्ट यूजफुल इसका जो सब्स्टिट्यूट है, जिसका यूज आजकल बहुत ही फास्ट हो रहा है, वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिसने कम्प्लीटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस कर दिया गया है। और इसका जो यूज है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में हो रहा है बहुत ही फास्टर रेट से, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन रेडिकल है, इसकी जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। अब ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसका यूज अदर प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है, जैसे कि एरोसोल्स, फॉर्मिंग रिएजेंट्स और भी कई प्रकार के दूसरे प्रोडक्ट्स में। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस है, वो ये है कि जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, वो एक प्रकार की बहुत ही पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। दैट मीन्स ये ओजोन डिग्रेडेशन को तो स्टॉप कर रही है, बट ऑन द अदर हैंड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ही फास्ट है।
अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के। तो जो ट्रेड नेम से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज होता है मार्केट में वो है HFC 134A, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है वो है R134A। बट ये जो कंपाउंड्स हैं वो 1430 टाइम्स मोर एक्टिव हैं देन अदर क्लासिकल ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। डेट्स वाई हमको इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम इनका कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट इस मैनर में अपना काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एंड ऑन 15 अक्टूबर 2016 इन किगाली रिवांडा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये जो मीटिंग थी ये 28th मीटिंग थी, और एंड अकॉर्डिंग टू दिस मीटिंग ये डिसाइड किया गया कि एट द एंड ऑफ 2040 ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज हो रहा है, तो इसका जो यूज है अप टू 80 to 85% तक इसका यूज हम डिग्रेड कर देंगे। अब हमने जितनी भी कोशिशें अब हम जितने भी प्रैक्टिसेस की और जितने भी एग्रीमेंट लागू किए गए, इसके अंतर्गत ओजोन लेयर में क्या क्या रिकवरी हुई, तो ये इस बात से ही हम जान सकते हैं कि 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। और इसके कारण ही 2014 की स्टडी ये बताती है कि जो टोटल ब्रोमीन और टोटल क्लोरीन एटमॉस्फेयर में है, इसका बहुत हद तक डिग्रेडेशन हो गया। इसका जो रेट है वो बहुत ही हद तक डिक्लाइन हो चुका है, और हर साल एवरी ईयर जो एंटार्क्टिक ओजोन होल है उसकी कंटिन्यूस रिकवरी होती जा रही है। बट कुछ पोलर रीजन अभी भी ऐसे हैं जहां पर हर एक दशक में सिर्फ 1 से 3% ही रिकवरी होती है। ये जो डेटा नोटिस किए गए हैं वो फ्रॉम 2000 नोटिस किए जा रहे हैं, और हर साल 1 से 3% रिकवरी कंटिन्यूसली हो रही है। ये जो रेट ऑफ रिकवरी है ये स्लो है बिकॉज ऑफ कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जो इमेज कैप्चर की गई है एंटार्क्टिक ओजोन होल की, ये 8 सितंबर 2019 की इमेज है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इमेज जो 2019 से जो डेटा मिला और 1985 से जो कंटिन्यूसली स्टडी की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग ये जो ओजोन होल है ये अपने लोएस्ट एरिया में आ गया। दैट मीन्स इसका जो ये जो श्रंक हो गया है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में श्रंक हो गया, और जो इसका एरिया है वो अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। दैट इज 3.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स इसका एरिया हो गया है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बताई हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस अगर कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो 2060 तक जो ओजोन होल है, एंटार्क्टिक ओजोन होल है, इसकी कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। अब क्या क्या कंट्रोल स्ट्रेटेजीज को लागू किया गया, तो सबसे पहले जैसा कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। 1987 में इसको लागू कर दिया गया था और ये मोस्ट सक्सेसफुल एग्रीमेंट हुआ, और इसके कई फायदे भी हमने देखे, और इसकी वजह से ओजोन लेयर की कई हद तक रिकवरी हो चुकी है, और आगे भी फ्यूचर में ओजोन होल जो है वो रिकवर हो जाएगा। और जो सेकंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी है, जो सेकंड रेगुलेशन है, वो है ईयू रेगुलेशन, यानी कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन। ये जो ईयू रेगुलेशन है ये मोर स्ट्रिक्ट है देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ईयू रेगुलेशन जितने भी जो 90 केमिकल्स थे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बैन कर दिए थे, इसके अलावा भी ईयू रेगुलेशन ने कई सारे जो केमिकल्स हैं वो बैन किए हैं, क्योंकि इनके और भी कई हजार्डस इफेक्ट है एनवायरमेंट पर। तो इसको देखकर उन्होंने बाकी सारे केमिकल्स भी जो हजार्डस हैं उनको बैन कर दिया गया है। और जो ईयू रेगुलेशन है ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इन सारे मैटर्स को भी ये कंट्रोल करता है, किस प्रकार से इनका यूज करना है, ये सारे क्राइटेरिया भी कंट्रोल करता है। डेट मीन्स ईयू रेगुलेशन है ये कई गुना अच्छे तरीके से काम कर रहा है विथ रिगार्ड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब जो थर्ड है वो है नेशनल लेजिस्लेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस
कॉमनवेल्थ ओजोन प्रोटेक्शन एंड सिंथेटिक ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया था। ये एक्ट लागू किया गया था 1989 में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इसने सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया था, और अभी भी ये काम कर रहा है ऑफ सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज में। इसके साथ ही ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करता है, और उनके सब्स्टिट्यूट को भी यानी कि उनके रिप्लेसमेंट को भी सर्च कर रहा है। एंड it also prohibits the import and manufacture of products that contain chlorofluorocarbons and some halogen containing compounds, which is also known as halon, and certain other products containing hydrogen chlorofluorocarbons. अब कुछ डोमेस्टिक एक्शंस के किस प्रकार से हम खुद ओजोन लेयर डिप्लीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट परचेज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग डेट कंटेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो हमको प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेटर्स को, एयर कंडीशनर्स को सर्च करके ही परचेज करना चाहिए। और अगर हम सर्विसिंग करवाएं तो किसी अप्रूव्ड टेक्नीशियन की हेल्प से ही इनकी प्रॉपर सर्विसिंग करवानी चाहिए, और इनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग करानी चाहिए टू अवॉइड द लीकेज। एंड अगर किसी कोई इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो गया है, कोई इक्विपमेंट डैमेज हो गया है, ताकि उसका प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सके, ताकि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके फ्रॉम ओजोन लेयर डिप्लीशन। और फायर इक्विपमेंट्स का प्रॉपर तरीके से यूज करें। फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर्स, जिसमें कई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज होता है। तो हम कोशिश करें कि ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करें जो ओजोन लेयर को डैमेज ना करें, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल ना करें। और जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर इक्विपमेंट्स हैं, उनका भी हम प्रॉपर मेंटेनेंस करें, ताकि हम अपनी ओजोन लेयर को इजीली प्रोटेक्ट कर सकें। For further reading of this lecture, please refer Environmental Chemistry, which it is a fundamental books of environmental chemistry by George G. Ibanez Springer, and the second book of environmental chemistry by Stanley E. Manahan by CRC Press, and then an introduction to environmental chemistry by J.E. Andrews by Blackwell Publisher। और आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी कंसर्न कर सकते हैं बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे बाय न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसके लिए ऑप्शन है मैलिग्नेंट मेलानोमा स्किन कैंसर टाइप, तो ये है। इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये भी है। टाइड्स, ये थर्ड ऑप्शन है। एंड फोर्थ, साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू यूवी रेज एंड वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी टाइड्स। प्लीज रेफर द गिवन स्लाइड्स। Now second question is, main cause of ozone holes and its depletion is। तो ओजोन होल के लिए कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोपेलेंट्स, सेकंड इज फोम ब्लोइंग एजेंट्स, थर्ड इज हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। दैट means the correct answer will be all of the above. Now next question, क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरीन रेडिकल, सेकंड ऑप्शन इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल, थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल या फिर हाइड्रोजन रेडिकल्स, थर्ड ऑप्शन इज नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड रेडिकल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी all of these. Now question fourth, Montreal Protocol is related to। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, इट इज रिलेटेड विथ, फर्स्ट ऑप्शन इज फूड सिक्योरिटी, नो, सेकंड ऑप्शन इज ग्लोबल वार्मिंग, नो, थर्ड ऑप्शन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नो,
and fourth option is ozone layer depletion. So correct answer will be ozone layer depletion. Now our last question is question fifth. When was the first ozone hole discovered over Antarctica? यहाँ पर कुछ ईयर्स दिए हैं एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 1985, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। थैंक्स अ लॉट।